तो कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहाँ पर हम टेबल के ऊपर 3 प्लेट को देखते हैं, जिसमें एक प्लेट खाली थी और 2 प्लेटों के अंदर खाना बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। और डाइनिंग टेबल पर खाना बचा भी ऐसे हुआ था, ऐसा देखकर लग रहा होता है कि उस घर पर रहने वाले लोगों का आपस में झगड़ा हुआ है। जिसके बाद हम उस घर के अंदर एक दंपत्नी को यानी कि हस्बैंड वाइफ को देखते हैं, जिनका नाम मैडी और फ्रैंक था। ये दोनों अलग अलग सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से किसी स्मोक अलार्म की आवाज आने लगती है और मैडी आकर चेक करती है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। उसका अलार्म शायद से खराब हो गया होगा। तभी मैडी के फोन पर उसकी बेटी एलिस का कॉल आता है। अब एलिस अपने पिता फ्रैंक की कार लेकर बाहर गई हुई थी और काफी रात भी हो चुकी थी। तभी वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है और वो अपनी कार के बारे में पूछता है, लेकिन एलिस को आने में और देरी होने वाली थी और ऑलरेडी रात के 2 बजने आए थे। खैर, अब एलिस के बारे में मैडी और फ्रैंक आपस में बात करने लगते हैं कि तभी उसका फोन दोबारा आता है और यहाँ पर एलिस का फोन उसकी माँ मैडी ही उठाती है। फोन उठाकर वो कुछ ऐसा बोल देती है जिससे कि एलिस घबरा गई थी और उसकी हालत देखकर फ्रैंक उससे फोन मांगता है, लेकिन वो उसे फोन देने के बजाय एलिस से पूछने लगती है कि क्या उसने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। दरअसल एलिस ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया था और जो कोई भी अपोजिट साइड में था उसकी हालत ठीक नहीं थी। अब यहाँ पर एलिस अपनी माँ को बताती है कि वो उनके शहर में नहीं है और ये चीज एलिस ने छुपा के रखी थी। अब मैडी अपनी बेटी एलिस से पूछती है कि क्या उसके आसपास कोई है, कोई घर है या फिर कोई इंसान है जिससे कि वो हेल्प ले सके, लेकिन एलिस के आसपास कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ मैडी बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाती है और साथ ही साथ उसको देखकर उसका पति फ्रैंक भी काफी ज्यादा डर गया था। अब मैडी उससे ये पूछती है कि क्या उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, जिस पर वो कहती है कि उसने किया है और एम्बुलेंस जल्दी ही आ रही होगी। यानी कि सेम चीज बार बार वो पूछ रही है। अब यहाँ फ्रैंक को एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है, किसको चोट आई है। तब मैडी उसे कॉल देती है और तब एलिस अपने पिता को भी सब कुछ बताती है। यहाँ पर फ्रैंक भी अचानक से पैनिक करने लगा था और फ्रैंक एलिस को कॉल पर ही रहने के लिए कहता है। जिसके बाद एलिस अपनी माँ से बात करती है, जहाँ पर उसकी माँ एलिस के पास जाने की तैयारी कर रही थी। अब यहाँ एलिस उन्हें अपना एड्रेस बताती है, जो कि था एशफोक फॉरेस्ट हेलो रोड, जो कि इस मूवी का नाम भी है। और यही रीजन था कि आसपास कोई भी नहीं था। खैर, यहाँ फ्रैंक जल्दी से कार को शुरू करता है, लेकिन कार शुरू होने में थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी, लेकिन कार शुरू हो जाती है। कार यहाँ पर काफी अजीब सी हालत में थी और इसके बाद मैडी और फ्रैंक वहाँ से किसी तरह से निकल जाते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। अब एलिस ये बताती है कि जिस व्यक्ति का उसने एक्सीडेंट करा है वो एक लड़की है और वो एलिस की उम्र की ही है। अब यहाँ एलिस ये बोलती है कि वो लड़की बिल्कुल भी हिल नहीं रही है और उसको ब्लीडिंग भी हो रही है। यहाँ पर उसकी माँ मैडी, जो कि एक पैरामेडिक थी, वो उसे गाइड करने लगती है और वो उस लड़की को CPR देने के लिए कहती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। लेकिन तब मैडी एलिस को ये कहती है कि वो उस लड़की को चेस्ट कंप्रेशन दे। यहाँ पर एलिस ठीक ऐसा ही करती है, वो बार बार ये करे जा रही थी। लेकिन फ्रैंक तभी कॉल म्यूट करके मैडी को कहने लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगी। लेकिन मैडी जानती थी कि अगर लड़की को बचाना है तो ये करना पड़ेगा, लेकिन CPR से कुछ भी नहीं हो रहा होता। एलिस दोबारा CPR देने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उस लड़की की चेस्ट ही क्रैक हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने रिब वगैरह को ही यहाँ क्रैक कर दिया हो, जिससे कि एलिस और ज्यादा पैनिक करने लगती है। अब उसकी माँ उसे शांत करती है और उसके पिता उसे कार के अंदर जाने के लिए बोल देते हैं। वो कहते हैं कि वो एम्बुलेंस के आने का वेट करे और वो भी कार के अंदर बैठकर। फ्रैंक कहता है कि वो लड़की खत्म हो गई होगी और इसी बीच एलिस का कॉल भी कट हो जाता है। इसके बाद फ्रैंक उसे दोबारा कॉल करता है, लेकिन एलिस का कॉल नहीं लगता। जिसके बाद वो उसे वॉइस नोट के जरिए फोन उठाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जो फ्रैंक था ना, वो और ज्यादा पैनिक करने लगा था। दोनों ही दंपत्नी बहुत ही ज्यादा पैनिक में थे। सेम हाल मैडी का होता है। अब वो दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक, जिस लड़की को एलिस ने ठोका था वो खत्म हो चुकी है और अब यहाँ मैडी सिगरेट पीने लगती है, लेकिन फ्रैंक उसे सिगरेट फेंकने के लिए कहता है। खैर, यहाँ पर फ्रैंक मैडी से कहने लगता है कि पुलिस के एक्शन लेगी, लेकिन फ्रैंक के दिमाग में एक बात आती है कि आखिरकार वो लड़की इतनी रात को इतने अंधेरे जंगल में कर क्या रही थी, क्योंकि रात के लगभग 3 बज चुके थे और वो कहीं से भागते हुए आई होगी और एलिस के कार के सामने कैसे आ गई। अब यहाँ पर फ्रैंक खुद से थियरीज बना रहा था। जाहिर सी बात है वो पैनिक में था और ये सारी बातें वो पैनिक के चलते ही कर रहा था। तब मैडी पूछती है कि उनकी बेटी जंगल में क्या कर रही थी, जिस पर फ्रैंक कहने लगता है कि वो वहाँ से गुजर रही होगी, क्योंकि वही रास्ता उनके घर आने का था। तब मैडी उसकी गलतफहमी दूर करती है। वो उसको बताती है कि एलिस घर नहीं आ रही थी, बल्कि घर से दूर जा रही थी और ये सब हुआ है आर्ग्यूमेंट्स की वजह से। दरअसल खाना खाते टाइम यानी कि डिनर के टाइम पर फ्रैंक और मैडी की लड़ाई हुई थी और इन सब से परेशान होकर एलिस शायद घर से निकल गई। अब उनकी बातों में फ्रैंक दोबारा अपनी बेटी को कॉल करता है और इस बार कॉल लग गया था। एलिस बताती है कि वो कार में आ गई है और उसके पिता उसको ये कहते हैं कि वो पैनिक ना करे और वो बस थोड़ी ही दूर है उससे और वो जल्दी उसको लेने आ जाएंगे। लेकिन मैडी कहती है कि वो वहां से नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो चली गई तो हिट एंड रन का मामला बन सकता था। खैर, अब वो एलिस से एम्बुलेंस के बारे में पूछते हैं कि एम्बुलेंस का क्या हुआ और क्या उसकी किसी से बात हुई, लेकिन एलिस बताती है कि उनका कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। एलिस कहती है कि शायद से एम्बुलेंस डिले हो गई होगी। अब यहाँ उसकी माँ मैडी एलिस से पूछती है कि वो एशफोक फॉरेस्ट पर क्या कर रही थी, तो मैडी उस पर जोर डालकर पूछती है कि हुआ क्या है और वो वहाँ पर क्यों गई। तो वो बताती है कि वो जेकब के फ्लैट पर जा रही थी, जो कि असल में उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गई और घर पर हुए लफड़े की वजह से वो ऑलरेडी काफी दुखी थी और इसलिए वो अकेला रहना चाहती थी और फिर उसने जेकब के फ्लैट पर जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जेकब होता और एलिस को अकेला रहना था।
एलिस ये बताती है कि वो एश फोक फॉरेस्ट की तरफ आई थी क्योंकि वो पहले अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर कैंपिंग करने आ चुकी है और यहीं पर वो जेकब यानी कि अपने बॉयफ्रेंड से पहली बार मिली थी। वो घर आना नहीं चाहती थी क्योंकि घर पर उसकी माँ ऑलरेडी मौजूद थी। उसने लड़ाई के वक्त एलिस को भी बहुत बुरा कुछ कहा था और इसी कारण से वो वहाँ पर आ गई। उसकी माँ पूछती है कि वो एश फोक कितने बजे तक पहुंची थी, तो वो बताती है कि 10 बजे। लेकिन ये चीज काफी वियर्ड होती है और उसकी माँ मैडी को भी शक होता है क्योंकि 5 घंटे बीत गए थे और मतलब इन 5 घंटों में एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन एलिस यहाँ पर ये कहने लगती है कि वो वहाँ पर सो गई थी और उसकी माँ ये समझ जाती है कि उसकी बेटी ने पक्का ड्रग्स कंज्यूम किए होंगे और यहाँ पर वो एक्सेप्ट भी कर लेती है कि हाँ उसने ड्रग्स लिए थे। उसने MDMA नाम का ड्रग लिया था जो कि काफी खतरनाक था, तो शायद से वो डोज आउट कर गई होगी। एलिस की माँ मैडी ये पूछती है कि उसने ड्रग्स क्यों लिए, तब वो बताती है कि उसको आराम चाहिए था जो कि उसे ड्रग से ही मिलता है। वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में थी। अब एलिस के पिता फ्रैंक उससे एम्बुलेंस के बारे में फिर से पूछते हैं, तब वो रोते हुए बता देती है कि उसने एम्बुलेंस को डर के मारे कॉल ही नहीं किया था और उसका रीजन ये था कि वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर चुकी थी। ये सुनकर मैडी काफी गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि एम्बुलेंस आ जाती तो उस लड़की की जिंदगी बच सकती थी और उसने ऐसा क्यों किया। खैर मैडी ये कहती है कि उन्हें पुलिस को कॉल करना ही पड़ेगा और अब जो कुछ भी होगा वो उनको स्वीकार करना होगा। लेकिन जो फ्रैंक होता है वो एक पिता होता है और वो इस चीज के लिए राजी नहीं होता। वो कहता है कि वो ये इल्जाम अपने सर ले लेगा क्योंकि कार भी उसकी ही है और इससे उसकी बेटी बच जाएगी, उसकी जिंदगी खराब नहीं होगी। यहाँ मैडी फोन म्यूट करके उसे ये कहती है कि ये ठीक नहीं रहेगा और ऐसे ही वो उसे और बिगाड़ रहा है और उसने ही उसको बिगाड़ा है क्योंकि वो यही तो चाहती है, एक इजी वे आउट। और इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसको कोई भी सबक नहीं मिलेगा, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगी। बेसिकली जो मैडी होती है वो जस्टिस की साइड पर थी, लेकिन फ्रैंक यहाँ पर अपनी बेटी को बचाने का सोच रहा था। मैडी कहती है कि उसकी एक फ्रेंड है जो कि पुलिस में है और वो उसे हैंडल कर लेगी, लेकिन फ्रैंक रेडी नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी जेल जाए क्योंकि उसकी पढ़ाई का काफी लॉस हो जाता, उसका करियर खराब हो जाता और उसकी जिंदगी भी तबाह हो जाती। अब यहाँ मैडी भी इस पर मान जाती है क्योंकि वो भी एक माँ थी। यहाँ फ्रैंक एलिस को अनम्यूट करके ये कहता है कि वो बस कुछ ही दूरी पर है और वो जल्दी ही वहाँ पर पहुंच जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी माँ भी अपनी बेटी को शांत करती है और कहती है कि एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, रोज होते हैं। और यहाँ पर एलिस ये कहती है कि वो ये बातें जेकब को बताना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि वो ये बात किसी को भी नहीं बता सकती। और तब एलिस एक और शॉकिंग बात रिवील करती है कि वो जेकब यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे की मां बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है। और ये सुनकर तो दोनों माता पिता बिल्कुल हिल गए थे, लेकिन अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं था। खैर अब वो आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन तभी जीपीएस जो होता है वो अचानक से बीप करने लगता है क्योंकि जीपीएस के मुताबिक वो एश फोक के रास्ते से आगे बढ़ गए थे। अब मैडी उसे पलटने के लिए कहती है, लेकिन जो फ्रैंक होता है ना वो पूरे कॉन्फिडेंस से ये कहता है कि जीपीएस में खराबी है क्योंकि एश फोक का रास्ता आगे से है। लेकिन मैडी उसको समझाती है कि जीपीएस तो कुछ और रास्ता बता रहा है, लेकिन फ्रैंक नहीं समझता। और यहाँ पर जो बोर्ड साइंस होते हैं वो भी अजीब से दिख रहे थे। खैर इसके बाद वो आगे बढ़ता जाता है। अब थोड़ी देर बाद एलिस बताती है कि उसे उनकी कार की हेडलाइट दिखाई दे रही है, मींस कि वो ज्यादा दूर नहीं थे। और तब उसके पिता उसे कहते हैं कि वो अभी एश फोक से काफी दूर है, इसका मतलब वो कोई और होगा। अब यहाँ पर उसके पिता ये कहते हैं कि वो जल्दी से बॉडी को साइड कर दे ताकि किसी के ऊपर उसकी नजर न जाए और एलिस ऐसा ही करने लगती है। लेकिन तभी एलिस चिल्लाने लगती है क्योंकि उस लड़की की शक्ल अचानक से बदल गई थी और वो ये बातें अपने माता पिता को बताती है, लेकिन इस पर उनका विश्वास करना मुश्किल था। उनको लग रहा था कि एलिस शायद से पैनिक के चलते ऐसा बोल रही होगी, उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, हो सकता है कि ड्रग्स की वजह से ऐसा हो रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ड्रग्स वाला मामला था, तो मैडी को भी ऐसा ही लग रहा था कि उसकी बेटी शायद से अभी भी हाई है, जिसकी वजह से उसे ऐसे हेलुसिनेशंस हो रहे होंगे। वैसे भी मैडी एक पैरामेडिक थी और उसके बारे में एक राज की बात और थी। असल में उसकी लापरवाही की वजह से एक पेशेंट की जान तक चली गई थी और इन्हीं कारणों की वजह से वो उस लड़की की जान के लिए काफी चिंतित थी और साथ ही साथ उसकी बेटी की लापरवाही पर वो पर्दा नहीं डालना चाहती थी, जैसा कि उसने अपनी गलती पर डाला था। खैर अब एलिस उस बदली हुई लड़की का चेहरा देखकर वहाँ से डर के मारे भागने लगती है, तो उसके पिता उसे कहते हैं कि वो वहाँ से भागे नहीं, लेकिन वो भागकर अपनी कार में बैठ गई थी कि तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि उसी कार में आई होगी जो कि पहले वहाँ पर आ रही थी, यानी कि जिसकी हेडलाइट्स को एलिस ने देखा था। वो लेडी एलिस के पास आकर उससे बात करने लगती है और मैडी एलिस को कहती है कि उसे किसी तरह वहाँ से वो भेज दे। खैर अब यहाँ पर ये लेडी एलिस को मदद ऑफर करती है कि वो और उसका हस्बैंड उसकी हेल्प कर सकते हैं अगर कुछ हुआ हो तो। यहाँ पर उसका हस्बैंड भी उसके साथ था, लेकिन एलिस उसे किसी तरह से वहाँ से भेजने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जो लेडी होती है वो टस से मस नहीं होती और वो एलिस से सवाल जवाब किए जा रही थी। वो लेडी एलिस से कहती है कि वो परेशान दिखाई दे रही है, हुआ क्या है। तभी एलिस उसको बताती है कि उसने एक डियर को उड़ा दिया, यानी कि एक हिरन को, जो कि अचानक से उसके सामने आ गया था। तब वो लेडी कहती है कि यहाँ पर तो कोई डियर नहीं रहते, शायद से वो एक डॉग होगा। अब यहाँ वो लेडी एलिस के पीछे ही पड़ गई थी। अब वो उस लेडी को ये कहती है कि उसके माता पिता कॉल पर हैं और वो रास्ते में है, जो कि यहाँ पर पहुंच ही रहे होंगे। यहाँ वो लेडी उसे ये कहती है कि वो उसे यहाँ से ले जाएगी क्योंकि इतनी रात को फॉरेस्ट में अकेले घूमना ठीक नहीं है और यहाँ अकेले रुकना काफी बुरा साबित हो सकता था। वो लेडी बताती है कि उसे पता है कि इसे हेलो रोड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सीक्रेट लैंड है और यहाँ पर कई सारे मिथ और लोर हैं। ओवरऑल ये रोड एक शापित रोड है और यहाँ पर वो लेडी एलिस की आंखों में देखकर कहती है कि वो
नशे में धुत है। अब एलिस उसको किसी तरह टॉलरेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लेडी अथॉरिटीज को कॉल करने के बारे में कहती है। तब वो उसे मना करने लगती है। वो उसे ये कहती है कि वो नशे में नहीं है और वो खाली खो गई है। अब यहाँ एलिस जो थी ये बात सुनकर काफी घबराई हुई थी और जो एलिस की कार थी वो रोड की साइड में डिच में थी, मतलब कि वो कार कहीं और नहीं ले जा सकती थी। खैर यहाँ पर एलिस उससे माफी मांग रही होती है क्योंकि वो काफी पैनिक में थी। अब उस लेडी को अचानक से एलिस के ऊपर शक हो जाता है कि वो उसे सॉरी क्यों कह रही है। उस लेडी की टोन ऐसी लग रही थी कि जैसे वो एलिस को मॉक कर रही हो या फिर उसे डरा रही हो। अब मैडी ये सब सुन रही थी। वो ये कहती है कि वो फोन को स्पीकर पर रखे और वो उस लेडी से बात करेगी। इसके बाद एलिस ऐसा ही करती है। वो उस लेडी से अपनी माँ की बात करवाती है और यहाँ पर मैडी ये कहती है कि उसे अच्छा लगा कि उस लेडी ने एलिस की मदद करने का सोचा, लेकिन एलिस इससे अनकंफर्टेबल हो रही है और इतनी रात में एक स्ट्रेंजर का ऐसे आना उसे अनकंफर्टेबल महसूस करवा रहा है और इसलिए वो वहां से जा सकती हैं क्योंकि वो और उसका हस्बैंड रास्ते में हैं और कुछ ही मिनट की दूरी पर हैं और वो लोग जल्दी ही वहां पर पहुंच जाएंगे। अब वो लेडी ये पूछती है कि क्या ये ठीक रहेगा उसकी बेटी को रात इतने घने जंगल में अकेला छोड़ना, जिस पर वो कहती है कि हाँ ये ठीक रहेगा, वो जा सकते हैं। ये सुनकर वो लेडी फिर से एलिस से पूछती है कि क्या वो चली जाए, जिस पर एलिस हाँ करती है। खैर अब वो लेडी ये सुनकर वहां से जाने लगती है, लेकिन एलिस ये देखती है कि वो लोग जो होते हैं वो उस लड़की को ढूंढने लगते हैं जिसको एलिस ने हिट किया था। अब उन लोगों को उस लड़की की लाश मिल जाती है जिसको देखकर एलिस पैनिक करने लगती है और गाड़ी को शुरू कर देती है। लेकिन एलिस के पिता ये सब सुनकर ये कहते हैं कि नहीं, वो ऐसे नहीं भाग सकती। अब वो उन लोगों से कह दे कि ये एक्सीडेंट था और पुलिस वहां पर पहुंच रही है, लेकिन एलिस नहीं रुकती। इसी बीच वो लेडी एलिस को कार का इंजन बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वो रुक नहीं रही होती। तब वो लेडी अपने हस्बैंड से विंडो की तरफ इशारा करती है और यहाँ पर उसका हस्बैंड विंडो को तोड़ देता है और एलिस की आवाज आती है कि उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। उसकी आवाज सुनकर दोनों ही उसके माता पिता पैनिक करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से फोन कट हो जाता है। अब वो लोग एलिस को दोबारा कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉल नहीं लगता। तब फ्रैंक जल्दी से कार को तेजी से भगाता है। अब इसके बाद ये एलिस को दोबारा कॉल करने की कोशिश करते हैं और इस बार फाइनली कॉल उठ जाती है। वो लेडी ये कहती है कि उन लोगों को पहले से इस बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बात को दबाने की कोशिश करी। मैडी कहती है कि वो एलिस को कॉल दे, लेकिन वो लेडी ऐसा नहीं करती। वो ये कहती है कि उसने देखा कि वो बॉडी रोड पर थी और उसके बाद उसे ड्रैग करके जंगल की तरफ लाया गया, मतलब कि एलिस इस अपराध को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब मैडी ये कहती है कि ये एक हादसा था, लेकिन वो लेडी कहती है कि ना उन्होंने पुलिस को बुलाया ना ही किसी एम्बुलेंस को कॉल किया, और तो और एलिस ने बॉडी को छुपाने तक की कोशिश करी। इसका मतलब ये है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जो कुछ हुआ उस पर पर्दा डालने की कोशिश करी गई, मतलब कि ये क्राइम है, जुर्म है। अब मैडी और फ्रैंक जो होते हैं वो उस लेडी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो एक माता पिता हैं और वो उसकी बेटी है और उन्होंने लॉजिक से हटकर ये डिसीजन लिया था ताकि वो अपनी बेटी को बचा सकें। लेकिन वो लेडी ये कहने लगती है कि कोई भी नहीं चाहता कि उसके बच्चों को इंसान शैतान बना दे और उन लोगों ने गलती पर पर्दा डालकर अपनी बेटी को शैतान से कम नहीं बनाया है। वो लेडी एलिस को एक मॉन्स्टर कह रही होती है, जिसका रीजन था कि उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, यानी कि उस लड़की को वो चाहती तो उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकती थी। अब वो लेडी ये बोलती है कि वो लड़की अभी भी जिंदा है और उसका पति उसे वहां ले जा रहा है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और ये सुनकर माता पिता हैरान हो जाते हैं और वो लेडी ये कहती है कि वो जिंदा थी, लेकिन एलिस ने ये स्टोरी बनाई कि वो खत्म हो गई है और ये काफी बुरी चीज थी। वो लेडी एलिस को कॉल देती है और उसे ये बताती है कि वो लड़की मर चुकी थी, उसे नहीं पता था कि वो कैसे जिंदा है। तब उसकी माँ उसे शांत रहने के लिए कहती है और वो ये बोलती है कि शायद उन्होंने उसकी हार्ट बीट मिस कर दी। यहाँ पर उसकी माँ उन लोगों को ये बताती है कि उसने अपना पैरामेडिक वाला काम छोड़ दिया है और ये उसका खुद का फैसला था। दरअसल आज एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर एक लेडी को पैनिक अटैक आया और वो और उसकी टीम वहाँ पर पहुंची। उसके कलीग ने कहा कि इस लेडी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन मैडी ने मना कर दिया और कहा कि कुछ मिनट में वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी हालत और बिगड़ गई और उसको एम्बुलेंस के अंदर हार्ट अटैक आ गया और मैडी ने उसे CPR देकर बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं बच पाई और वहीं पर खत्म हो गई। और इसी चीज का मैडी को बहुत दुख था। बेसिकली गिल्ट था उसको कि उसने सही चीज नहीं करी और खुद पर ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया। अब देखो यहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी, इसलिए मैडी को किसी ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैडी इतनी गिल्ट में चली गई थी कि खुद उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और ये फैसला मैडी का खुद का था। मैडी एलिस को समझाती है कि ये फैसला भी उसका खुद का होगा कि उसे इस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है, मतलब कि उसको ये समझना होगा कि उसे आगे क्या बताना है, और उसके पिता और वो ये चीजें बार बार नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो उसकी गलतियों पर बार बार पर्दा नहीं डाल सकते। अब यहाँ पर एलिस अपनी माँ को बताती है कि उस लड़की के फेस पर उसने खुद का फेस देखा, मतलब कि एलिस का खुद का। ये सुनकर उसके पेरेंट्स थोड़े से हैरान थे, लेकिन ये सब शायद से ड्रग्स की वजह से हुआ होगा और उसके माता पिता ऐसा ही सोच रहे होते हैं। खैर अब एलिस ये पूछने लगती है कि वो लोग कितनी दूरी पर हैं, जिस पर उसके माता पिता कहते हैं कि वो बस कुछ ही दूरी पर होंगे, और तब एलिस फोन काट देती है, ये कहते हुए कि अब वो मिलकर ही बात करेंगे। खैर थोड़ा आगे पहुंचने पर उन्हें एलिस की कार दिख जाती है, लेकिन उसमें ना एलिस थी, ना ही वो लेडी थी और ना ही वहाँ पर उसका हस्बैंड था। ये देखकर वो पैनिक करने लगते हैं, लेकिन वहीं पर उस लड़की की लाश भी थी, मतलब कि वो लेडी झूठ बोल रही थी कि वो लड़की जिंदा है। अब फ्रैंक उस बॉडी को देखता है और रोने लगता है, क्योंकि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि शॉकिंगली उनकी बेटी एलिस की खुद की थी। जी हाँ,
अब मैडी पुलिस को कॉल करने लगती है। तब फ्रैंक बताता है कि उनकी बेटी अब नहीं रही, वो खत्म हो चुकी है और मैडी को उस पर विश्वास नहीं होता। तब वो देखती है उस लाश को और वो उसकी बेटी की ही थी, जिसको देखकर वो भी शॉक में चली जाती है। लेकिन वो अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर रही होती। वो अपनी बेटी के नंबर पर कॉल करती है और यहाँ पर एलिस फोन उठाती है, जो कि और भी शॉकिंग चीज थी। एलिस जिंदा होती है ऐसा लग रहा था। एलिस बताती है कि वो बीमार महसूस कर रही है। अब मैडी ये पूछने लगती है कि एलिस है कहाँ पर, जिस पर वो बताती है कि वो अब भी जंगल में है। जिसके बाद वो लोग कार में बैठते हैं और यहाँ फ्रैंक कार तेजी से चलाता है। एलिस फोन पर ही होती है और वो उस लेडी से उस लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि वो लड़की मर गई है और उसे उसने मार दिया। अब इसमें उसका साथ उसके माता पिता ने दिया है। यहाँ पर एलिस उससे माफी मांगती है, लेकिन वो लेडी कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब पेरेंट्स कार से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके आगे दो रास्ते आते हैं, जिसमें से एक रास्ते पर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसी बीच उनकी बातों से हमको समझ आता है कि वो लेडी एलिस को सजा दे रही थी और वो एलिस को कहती है कि वो उसे शुद्ध कर देगी। अब यहाँ पर इनकी बातें सुनकर एलिस के माँ बाप और पैनिक करने लगते हैं। अब तभी इनको आगे पुलिस की कार मिलती है और फ्रैंक कार से उतरकर पुलिस को आगे चलने के लिए कहता है। उसी बीच फोन में मैडी सुनती है कि एलिस की आवाज आती है, जहाँ पर एलिस उस लेडी से उसे बख्श देने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो लेडी कहती है कि अब देर हो चुकी है। तभी वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर वो लेडी कहती है कि फिर तो उसे उसके बच्चे को भी उसके साथ ही शुद्ध करना पड़ेगा। और इतना कहते ही एलिस चीखने लगती है और अचानक कॉल कट हो जाती है। यहाँ पर एक अजीब सी आवाज भी आई थी, जैसे कि कोई चीज चटकी हो। खैर अब तक फ्रैंक भी यहाँ पर आ चुका था और दोनों ये सुनकर काफी हैरान रह गए थे, यानी कि जो कुछ हुआ था। वो एलिस को कॉल करते हैं, लेकिन अब उसका कॉल नहीं लगता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये जो दिन होता है वो था 31 अक्टूबर सुबह के 3 बजे। जी हाँ, सोच कर देखो कि क्या हो रहा होगा। एनीवेज अगले दिन पर सीन आता है, जहाँ पर पुलिस को एलिस की लाश मिल जाती है और पुलिस के दौरान एलिस की कार डिच में क्रैश हो गई थी। शायद से वो नशे में थी और एलिस चेक करने के लिए कार से बाहर आई, लेकिन उसे कोई हिट एंड रन करके चला गया। यानी कि अब तक हमको जो कुछ भी लग रहा था बिल्कुल उसका अपोजिट सीन था। यानी कि एलिस अपने माता पिता से प्रेगनेंसी वाली बात पर शायद से लड़कर गई होगी। मे बी उसके माँ बाप को उसका बॉयफ्रेंड पसंद नहीं होगा और प्रेगनेंसी वाली बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होगी। इसी के चलते प्लेट बिल्कुल खाली थी एलिस की। एलिस गुस्से में कार लेकर वहां से निकल गई। इसके बाद में उसकी कार जो थी वो डिच की वजह से गिर गई थी, क्रैश हो गई थी। और जब वो बाहर आई हेल्प के लिए तो उसको किसी ने हिट एंड रन कर दिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब पुलिस एलिस के माता पिता से पूछताछ करती है तो उनको कुछ और ही कहानी पता चलती है। अकॉर्डिंग टू देम ये उनकी बेटी की लाश नहीं है। उनका कहना था कि उनकी बेटी आखिर तक उनके साथ कॉल पर बात कर रही थी, लेकिन पुलिस इस चीज को एक ट्रॉमा बोलती है कि ये सब ट्रॉमा की वजह से हुआ होगा, या फिर शायद से वो लोग भी हेलुसिनेट कर रहे होंगे, क्योंकि उनको अपनी बेटी की लाश के बारे में, यानी कि अपनी बेटी के खत्म होने के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो इस चीज को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए और इसी के चलते ये सारी कहानी अब तक की हुई थी। और बूम, इसी के साथ में हेलो रोड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हेलो रोड फिल्म की कहानी, जिसकी एंडिंग काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग आपको लग रही होगी और मूवी के अंदर तो और भी ज्यादा ऐसी चीजें थी जिसके बारे में आपको अभी गौर करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड मेरे पास 3 थियरीज हैं जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब देखो, सबसे पहली थियरी निकल कर आती है सेल्टिक फोकलोर थ्योरी, यानी कि ऐश वोक फॉरेस्ट की थ्योरी, जिसका नाम है चेंजलिंग फे यानी कि फेरी। तो हमारी सबसे पहली थियरी है चेंजलिंग फेरी थ्योरी। इसके अंदर ये माना गया है कि हेलो रोड के अंदर जो एंटिटीज हैं वो नॉर्मल इंसान या फिर हेलुसिनेशंस नहीं है। आपने जो डेट नोटिस करी होगी वो थी 31 अक्टूबर और रात के 3 बज रहे थे। और आपको पता है कि 31 अक्टूबर यानी कि हैलोवीन की रात होती है और उस दिन होता यह है कि धरती और दूसरी दुनिया के बीच की जो लाइन होती है यानी कि पोर्टल होता है वो काफी कमजोर सा हो जाता है, बैरियर, जिसके चलते दूसरी दुनिया की एंटिटीज हमारी दुनिया में आ सकती हैं। और इसके बारे में मैडी को पहले से ही पता था। उसने इस बारे में मेंशन भी किया था कि इस फॉरेस्ट के अंदर क्या हो सकता है। अब इनको पुराने जमाने के फे या फिर क्रीचर्स या फिर चेंजलिंग्स कहा जाता है। ये नॉर्मल फेरीज की तरह नहीं हो सकती बल्कि डार्क फेरीज होती हैं। ये क्रीचर्स अपने फॉरेस्ट होम में इंट्रूजन बर्दाश्त नहीं करते और एलिस का हाई रहना उनके लिए एक परफेक्ट चांस बन गया था उसको अपने वर्ल्ड में खींचने का। अब हो सकता है कि जो फॉरेस्ट के अंदर ये जो फेरीज होती हैं, जो कपल होगा, उनका बच्चा यानी कि एक और फेरी होगी, वो इस दुनिया में धरती के ऊपर आने की कोशिश कर रही होगी और उसी वक्त एलिस अपनी गाड़ी से जा रही थी और उसने उसको टक्कर मार दी, जिसके चलते वो खत्म हो गई थी। या फिर ये एक प्लान हो सकता है इन फेरीज का, एलिस को अपनी दुनिया में खींचने का। अब जो लाश इनके माता पिता को और पुलिस को मिली थी वो असल में शायद से एलिस की बॉडी होगी ही नहीं, बल्कि एक मैजिकल डुप्लीकेट फेरी होगी जो कि उन फे ने बनाई थी, या फिर उनकी बच्ची वो हो सकती है, ताकि दुनिया इससे कंफ्यूज्ड हो जाए। मतलब कि रियल एलिस अभी भी जिंदा हो सकती है, क्योंकि आखिरी में उसकी वॉइस सुनाई दी थी और उसको खाली एब्डक्ट कर लिया गया उनके वर्ल्ड के अंदर अपने अनबॉर्न चाइल्ड के साथ, यानी कि उसके पेट में एक बच्चा भी पल रहा था। और ये माना जाता है कि जो फेरीज होती हैं उनको इंसानी बच्चे काफी पसंद होते हैं, या फिर ये विचेस भी हो सकती हैं जो कि एलिस को उठाकर ले गई। और हम जानते हैं
हमने विच मूवी के अंदर देख रखा है कि विचेस बच्चों का क्या करती हैं, और ये भी माना जाता है कि जो क्रीपी लेडी और उसका पति था वो असल में इन्हीं एंटिटीज के डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स हैं जो कि इंसानों की आवाज और शक्ल को कॉपी कर सकते हैं। और इस पूरे थ्योरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये एकदम फैंटेसी हॉरर एंगल क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर फे और चेंजलिंग्स अपने घर को बचाने के लिए इंसान को एब्डक्ट कर लेते हैं। और यहाँ तो उनकी खुद की बच्ची शायद खत्म हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने आंख के बदले आंख वाली थ्योरी अपनाई। अब इसे एक और चीज साबित करती है कि जोन रोड पर बने हुए साइंस थे वो काफी क्रीपी थे, अजीब थे। और जिस दिन ये सब कुछ घटित हुआ वो 31 अक्टूबर था, जो कि हैलोवीन का ही दिन था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट की स्पिरिट्स, गार्डियन स्पिरिट्स वगैरह जो कुछ भी होती हैं, डीमंस होते हैं या फिर विचेस होती हैं, वो हमारी दुनिया में आसानी से आ सकती हैं। अब ये जो फोकलोर है वो काफी फेमस है, जैसे कि यूरोप, खासकर आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के फोकलोर्स में। और ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा बड़ा है कि जंगल के अंदर लिमिनल जगह, जैसे कि एक रोड जो कि वाइल्ड फॉरेस्ट से कट होती है, वहां पर फे, बैंशीज और चेंजलिंग्स रहते हैं। ये क्रीचर्स अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं और इंसान अगर उनके डोमेन में घुस जाए या फिर कंफ्यूज हो जाता है तो उनका डुप्लीकेट वहां पर बना दिया जाता है। इनफैक्ट रिसेंटली एक मूवी भी आई थी, वहां पर भी हमको सेम थ्योरी देखने के लिए मिली थी, सेम चीज हमको दर्शाई गई थी। और ये मैजिकल कॉपी जो होती है वो इंसान को रिप्लेस कर देता है और असली इंसान को एब्डक्ट करके अपने रेल में वो लोग ले जाते हैं। और इन फेरीज को इंसानी बच्चों से खास आकर्षण होता है और यही कारण हो सकता है कि वो फेज जो थे वो एलिस को ले गए। इनफैक्ट यहाँ पर वो लेडी यानी कि वो फे जो थी वो मैडी से कह भी रही थी कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है और एलिस को इस चीज को भुगतना पड़ेगा। खैर इसके बाद में एक सेकंड थ्योरी निकल कर आती है जो कि टोटली साइकोलॉजिकल एंगल से भी है। अब देखो इस मूवी का जॉनरा साइकोलॉजिकल हॉरर है, तो इस थ्योरी के अंदर भी काफी दम है। अब इस थ्योरी के हिसाब से सब कुछ तब शुरू होता है जब एलिस अपने माँ बाप से शुरुआत में 10 बजे के आसपास खाना खाते टाइम झगड़ा कर रही थी। हो सकता है कि वो अपने हॉस्टल से या फिर जहाँ पर पढ़ाई करती थी वो वहाँ से घर पर आई होगी। और एलिस के माँ बाप को दो बातें नहीं पता थी। पहली तो ये कि वो अपने बॉयफ्रेंड जेकब के साथ लिव इन में रहती है, दूसरी ये कि वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, जिसके चलते उनका झगड़ा हो गया था और वो वहाँ से गुस्से में कार लेकर निकल गई। अब जैसे ही वो अपने पिता की कार ले जाती है तो जंगल के साइड जाकर हाई होने की वो कोशिश करती है और कार को क्रैश कर देती है। वो जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड के पास में ही, लेकिन अल्टीमेटली उसकी कार क्रैश हो गई। अब पैनिक में वो अपने माता पिता को बाहर निकलकर कॉल करती है और पेरेंट्स उसको रेस्क्यू करने निकल जाते हैं और जीपीएस के सजेशन के हिसाब से एक लेफ्ट टर्न लेकर फॉरेस्ट रोड पर आ जाते हैं। लेकिन वहीं पर वो लोग गलती से खुद एलिस को हिट कर देते हैं। जी हाँ, हो सकता है कि शायद उन्होंने खुद ही अपनी बेटी को हिट कर दिया होगा। आपको याद होगा कि एक कॉन्वर्सेशन के दौरान एलिस ने कहा था कि उसको अपने माँ बाप की कार की हेडलाइट दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि ये वही पल होगा, यानी कि ये टाइम होगा शायद से 10:30-11 बजे का। अब जो मैडी होती है यानी कि एलिस की माँ, वो एक पैरामेडिक तो थी, लेकिन रिसेंटली उसके साथ एक हादसा हो गया था जिसके चलते वो किसी इंसान को बचा नहीं पाई। अब इसके चलते उसने अपनी बेटी को बचाने की काफी कोशिश करी, सीपीआर देने की कोशिश करा, लेकिन उसने इतना फोर्सफुली चेस्ट कंप्रेशन किया इसके चलते एलिस नहीं बच पाई। और ये हुआ होगा उसके गिल्ट की वजह से। अब जब फ्रैंक को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी बेटी जिंदा नहीं रही तो उसने उसके शरीर को रोड के साइड खींच दिया उसके कपड़े को पकड़कर। अब यहाँ दोनों पेरेंट्स गिल्ट और शॉक में अपने गिल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जिसको कहा जाता है रीसेट। उन दोनों का दिमाग एक तरह से रीसेट हो गया था। उनका दिमाग जो होता है वो पूरे सीन को रिवाइंड करके एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर देता है ताकि वो अपनी गलती को सही कर पाएं। और इस थ्योरी को साबित करते हैं इस मूवी के क्रेडिट सीन्स, यानी कि वहां पर हमें नाम दिखाए जाते हैं। तो ये जो अनजान लेडी और आदमी बात कर रहे थे उनकी आवाज किसी और ने नहीं बल्कि मैडी और फ्रैंक ने ही दी थी, यानी कि ये उनके अंदर के गिल्ट की आवाज थी, उन्होंने जो कुछ किया था। अब रीसेट होने के बाद उनके लिए सब कुछ एक हेलुसिनेशन बन गया। पेरेंट्स घर जाते हैं, बिस्तर पर अलग अलग सो जाते हैं, अलार्म से उठते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी से जब एलिस हिट हुई थी तो वहां पर पक्का स्मोक वगैरह निकला होगा, जिसके चलते ही वहां पर स्मोक अलार्म एक्टिवेट हुआ और फिर उनके साथ में शेयर्ड हेलुसिनेशंस हो गए थे। और इस बार जब वो रोड पर आ जाते हैं तो डैड कॉन्शियसली एक और रूट चूज करते हैं क्योंकि उसको पहले से पता था कि लेफ्ट टर्न पर पहली बार उन्होंने एलिस को खत्म कर दिया था, लेकिन उनके माइंड में वही चीज रिवाइंड होती है। आपको याद होगा कि शुरुआत में गाड़ी जो थी वो ठीक से स्टार्ट नहीं हो रही थी, जीपीएस भी वियर्डली बिहेव कर रहा था, जो साइंस थे यानी कि एरो साइंस थे वो भी अजीब से थे। तो इन दोनों ने ही जो किया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया और दिमाग ने हेलुसिनेशन को रियलिटी मान लिया कि एलिस के साथ कुछ गलत हुआ है जिसमें इन दोनों का कोई हाथ नहीं था। और इन दोनों ने ये सब करके अपनी गलती को सुधारने की रिहर्सल करी। जब एलिस फोन पर कहती है कि उस लड़की का फेस चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि पेरेंट्स अपने दिमाग में एलिस को एक नए शरीर में डालने की कोशिश कर रहे थे कि वो कोई और लड़की है जो कि खत्म हुई है, उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है। और जैसे अपनी गलती को रिसेट करके वो एक नया सिनेरियो बना रहे थे। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ढेर सारे क्लूज भी हैं, जैसे कि टाइम गैप। एलिस बोलती है कि वो 10 बजे वहां से निकली थी, लेकिन क्लॉक पर ऑलरेडी 3 बज चुके थे सुबह के, यानी कि रात के 3 बज रहे थे। अब इसको सुबह का मानो रात का मानो एक ही बात है। मतलब कि जो असल में हुआ था और हेलुसिनेटेड रिसेंट इवेंट्स थे उनके टाइमिंग मिसमैच करते हैं। 5 घंटे बहुत वक्त होता है। सबसे बड़ी बात कि कार इतनी देर से चल रही है लेकिन ये लोग वहां पर पहुंचे ही नहीं। और जब पहुंचे भी तो असलियत सामने आ गई थी कि भाई इनकी लड़की खत्म हुई है, ना कि वहां पर कोई और था।
और जो कुछ भी ये अपनी लड़की की आवाज सुन रहे थे, एलिस की आवाज सुन रहे थे, वो खाली गिल्ट से कोप अप करने के लिए था। इनफैक्ट जो फोन होता है कभी वो म्यूट पर चला गया था और म्यूट रहते कौन किसकी बात सुन सकता था, ये भी काफी वियर्ड बात थी। कभी फोन ऑफ आ रहा था, कभी यहाँ पर अचानक से बैटरी 32% हो जाती है, कभी बैटरी एकदम से कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर पक्का मिस मैचिंग थी बहुत सारी चीजों की, जो कि क्लियरली दिखाता है कि हाँ, इन दोनों ने ही अपनी बेटी को गलती से खत्म कर दिया था। दूसरा आता है हेडलाइट सीन। जब वो लेफ्ट टर्न पर थे, एलिस फोन पर कहती है कि उसने उनकी कार की हेडलाइट्स देखी है, और ये डायरेक्ट हिंट है कि पेरेंट्स पहले ही उस जगह पर उसे खत्म कर चुके थे। और फ्रैंक जो था उसे पहले से पता था कि लेफ्ट टर्न लेने पर क्या होने वाला है, इसलिए उसने लेफ्ट टर्न नहीं लिया, जबकि जीपीएस उसको लेफ्ट टर्न ही दर्शा रहा था। तीसरी चीज आती है एम्बुलेंस कॉल और ड्रग अल्कोहल एंगल। मॉम पहले एम्बुलेंस बुलाना चाहती थी, लेकिन डैड को पता था कि एलिस मर चुकी है, इसलिए वो रेजिस्ट करता है। मैडी अपनी जॉब और उस पेशेंट की मौत की वजह से ऑलरेडी स्ट्रेस्ड या फिर डिप्रेशन में थी, तो यहाँ पर मैडी के लिए सब आसान हो चुका था हेलुसिनेशन बनाना। और यहाँ पर दोनों माता पिता शेयर्ड हेलुसिनेशन कर रहे थे, जिसमें दो लोग एक जैसा ही हेलुसिनेशन करते हैं, क्योंकि दोनों सेम सिनेरियो से गुजर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि स्टार्टिंग में जो थी वो मैडी स्मोक कर रही थी, लेकिन एंड में हम देखते हैं कि फ्रैंक स्मोक कर रहा था, जो कि सब कुछ अपने ऊपर इल्जाम लेने के लिए तैयार था, लेकिन उन दोनों को पता ही नहीं था कि उन्होंने किया क्या है। बेसिकली वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। और चौथा इस चीज को सपोर्ट करता है फोकलोर का ट्विस्ट जो है। अब यहाँ जो माता पिता थे वो आयरलैंड में रहते थे, जो कि जाहिर सी बात है कि उनको सेल्टिक फोकलोर के बारे में पता होगा, और ये बात मैडी ने कही भी थी। इसलिए उनके दिमाग ने एक सुपर नेचुरल स्टोरी बना ली थी, यानी कि फे और चेंजलिंग वाली, और इसके चलते वो अपने गिल्ट को छुपा रहे थे। और यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो वो आवाजें जो दूसरी ओर से आ रही थी वो क्या थी। मैंने जैसे आपको बताया कि जो एंड क्रेडिट थे उसके अंदर बताया गया है कि जो कैरेक्टर आवाज प्ले कर रहे हैं वो सेम मैडी और फ्रैंकी थे, तो वो उनके खुद के अंदर की गिल्ट की आवाजें थी, जो कि उनका एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, और वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी थियोरीज हेलो रोड फिल्म की।